स्वागत है। हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत तत्व यौगिक में अंतर, मिश्रण यौगिक में अंतर क्या होता है इसको पढ़ लिया है। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विलयन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? विलयन या सॉल्यूशन। क्या होता है? जब आपको मिश्रण पढ़ाए थे तभी बताए थे कि मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। और वहीं पे बताए थे कि समांगी मिश्रण को ही विलयन भी कहा जाता है। समझ में बात आ रही है? क्या बताया गया था कि समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। तो आप इसकी परिभाषा बना सकते हो कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। फिर से एक बार सुनिए कि दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाते हैं और मिलाने के बाद उनको जो घटक कण उसमें मौजूद है, यानी जिनको मिला के उनको बनाया गया है, यदि वो हमें अलग अलग दिखाई न दें तो समांगी मिश्रण बन जाएगा। और जितने भी समांगी मिश्रण होते हैं उन सभी समांगी मिश्रण को बच्चों हम लोग विलयन भी कहते हैं। तो समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। तो आज हम लोग इस विलयन के बारे में और भी चीजें जानेंगे थोड़ा विस्तार से कि ये विलयन कितने प्रकार का होता है, विलयन के घटक कणों को क्या कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं विलयन। परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण को, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समांगी मिश्रण को जिसका कोई निश्चित संगठन न हो। क्यों? क्योंकि हम लोग मिश्रण पढ़ रहे हैं, हमने मिश्रण पूरा पढ़ा है, मिश्रण यौगिक में अंतर पढ़ा है। वहीं भी बताया गया था कि जो मिश्रण होता है, चाहे समांगी हो चाहे विषमांगी हो, उसमें जो घटक होते हैं अर्थात जिनको मिला के वो बनता है, उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। तो विलयन भी एक मिश्रण है। तो इसमें भी जो अवयवी घटक जो होते हैं, ठीक है, जो अवयवी तत्व या पदार्थ होते हैं, उनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। तो परिभाषा आप नोट कर लेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण को जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है विलयन या सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये दो चीज जरूर याद रखिएगा कि विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। तो मिश्रण वाली परिभाषा भी लिख दोगे और उसमें समांगी जोड़ दोगे तो भी विलयन की परिभाषा आपकी बन जाएगी। तो आई होप आपको इसकी मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब हम लोग विलयन के जो घटक कण होते हैं अर्थात विलयन जिनसे मिलकर बनते हैं उनको हम लोग विलयन का घटक कण कहेंगे। और घटक कणों के आधार पर विलयन के प्रकार देखते हैं। एक्चुअल में बच्चों घटक कणों के आधार पर विलयन कई सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, घटक कणों के आधार पर विलयन कई प्रकार के होते हैं। जैसे सिर्फ दो घटक कण लें, क्योंकि कम से कम दो तो लेना है, क्योंकि मिश्रण बनाना है, तो दो घटक कण तो लेना ही है। तो इसके प्रकार क्या होगा? ये दो घटक कणों से शुरू होगा। तो जब दो घटक कणों से विलयन बने तो उसको हम लोग द्विक विलयन बोलते हैं या बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। जब तीन घटक कण लें तो उसको त्रिक विलयन या टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। चार ले तो उसको हम लोग चतुष्को या क्या कहते हैं? टेट्रानरी सॉल्यूशन कहते हैं। और जब चार से अधिक लें तो उसको हम लोग बहु विलयन भी कहते हैं। समझ में बात आ गई? पॉलिनरी सॉल्यूशन उसको हम लोग कहेंगे। तो जब दो घटक कण हो तो द्विक विलयन, तीन हो तो त्रिक, चार हो तो चतुष्क और चार से ज्यादा हो तो बहु विलयन कहेंगे। समझ में बात आ गई? तो घटक कणों के आधार पर विलयन कई प्रकार के होते हैं। जितने घटक कण उसके हिसाब से नंबर लगा के और हम लोग उसका नाम रख देंगे। समझ में आ रहा है? इसमें से मैंने दो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो द्विक विलयन और दूसरा है बच्चों त्रिक विलयन। इसमें जो है द्विक विलयन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो विलयन पढ़ते हैं बच्चों वो द्विक विलयन ही होता है। अर्थात ऐसा समांगी मिश्रण जिसमें सिर्फ दो ही घटक कण होते हैं। तो जब दो घटक कण होंगे तो उस विलयन को हम लोग क्या नाम देंगे? द्विक विलयन नाम देंगे। तो नॉर्मली जो होता है वो कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जिस विलयन की हम लोग बात करते हैं वो द्विक विलयन ही होता है। जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं शरबत का, और शरबत में हम लोग दो चीज मिलाते हैं, चीनी प्लस पानी। तो घटक कण कितना हो गया?
शरबत जो है बच्चों वो द्विविलीयन है। अब क्या करें, किसी शरबत में थोड़ा सा नमक डाल दें, इसी शरबत में थोड़ा सा क्या करते हैं, नमक डालते हैं। यदि इसमें हमने नमक भी डाल दिया तो ये जो है तीसरा पदार्थ हो गया। तो ऐसे सॉल्यूशन को, अब इस शरबत को तीन चीजों से मिलकर बन रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे त्रिविलीयन। तो आई होप आपको द्विविलीयन और त्रिविलीयन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो द्विविलीयन होता है, ठीक है, उसमें जो ये दो अवयवी पदार्थ हम लोग लेते हैं, इनको एक विशेष नामों से भी पुकारा जाता है, इनको विशेष नाम दिया जाता है, ठीक है। तो विलयन में जो घटक कण होते हैं उनको हम लोग विशेष नामों से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे चीनी है, चीनी को बच्चों लोग बोलते हैं विलेय, और पानी को बोलते हैं विलायक, ठीक है। पानी सार्वत्रिक विलायक भी होता है, 1 नंबर का प्रश्न पूछता है सार्वत्रिक विलायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो पानी को बताओगे। इसमें चीनी विलेय और विलायक है। तो कहने का मतलब कि जो विलयन होता है वो दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। तो अब जानने वाली बात है, विलेय किसे कहेंगे और विलायक किसे कहेंगे। बच्चों, जब भी कोई विलयन बनाया जाता है तो उसमें जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, ठीक है, उसको ऐसे याद रखेंगे कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम लोग विलेय कहते हैं, कम मात्रा वाले, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसको हम लोग विलायक कहते हैं। तो विलायक हमेशा अधिक मात्रा में होगा और विलेय हमेशा कम मात्रा वाले को कहेंगे। तो आप बताओ, जब शरबत बनाया जाता है तो शरबत के निर्माण में पानी ज्यादा लिया जाता है, चीनी कम लिया जाता है, इसीलिए इस शरबत में चीनी विलेय है और पानी क्या है, विलायक है। यदि इसको बदल दें, चीनी ज्यादा ले लें, पानी कम ले लें, तो उस समय पानी विलेय हो जाएगा और चीनी विलायक हो जाएगा। समझ में आएगा सबको। तो कोई भी विलयन दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, या विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय को हमेशा विलायक में डाला जाता है और वो विलेय विलायक में जाके, विलेय का मतलब होता है घुल जाता है, ठीक है। तो जो घुलने वाला पदार्थ है, ऐसे भी आप याद रखो, जो घुलने वाला पदार्थ उसी को विलेय कहते हैं, और जिसमें घोला जाता है उसको हम लोग विलायक कहते हैं। विलायक को पहचानने का एक और तरीका होता है बच्चों, विलयन की जो भौतिक अवस्था होगी, जैसे शरबत बनाते हैं और शरबत की भौतिक अवस्था होती है द्रव, ठीक है, तो विलयन की जो भौतिक अवस्था होगी वही भौतिक अवस्था विलायक की भी होती है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे ही विलयन का आपको भौतिक अवस्था पता चले तो आप तुरंत बता सकते हो कि इसमें जो विलायक है उसकी भौतिक अवस्था क्या है, ठीक है। आप देखो, शरबत द्रव है, उसमें जो विलायक पानी है ये भी क्या है, ये भी तो द्रव है। तो विलायक की भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करती है। और द्विविलयन में एक ही विलेय होगा और एक ही विलायक होगा। यदि त्रिविलयन है तो उसमें दो विलेय होंगे, एक विलायक होगा, ठीक है। विलायक एक ही रहेगा, उसमें विलेय की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो विलयन का नाम भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि घटक कण भी बढ़ते जाते हैं या बढ़ते जाएंगे। तो आई होप आपको विलयन क्या होता है परिभाषा समझ में आ गई। घटक कणों के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, द्विविलयन और त्रिविलयन। मैंने कहा इसमें से द्विविलयन मुख्य प्रकार से, या इसी को हम लोग मुख्य रूप से पढ़ना होता है। द्विविलयन में एक विलेय होगा, एक विलायक होगा। विलेय क्या होगा, मैंने बताया कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं। यहाँ तक कि विलयन का जो नेचर होता है, जो प्रकृति, जो भौतिक अवस्था होती है, वो भी विलायक की भौतिक अवस्था पे निर्भर करती है, ठीक है। चलिए, एक प्रकार यहाँ भी लिखा हुआ है, चूंकि विलयन में दो पदार्थ होंगे, एक विलेय होगा एक विलायक होगा, सोल्यूट होगा सॉल्वेंट होगा, दोनों मिलेंगे तो सोल्यूशन बनेगा। यहाँ पे आप एक इस तरीके से इसको लिख सकते हो साइड में, विलेय प्लस विलायक इक्वल टू आपका हो जाएगा विलयन। तो इसको भी नोट कर लेंगे, विलेय और विलायक को मिलाने से ये भी एक परिभाषा बन गई कि विलेय और विलायक को मिलाने से जो मिश्रण बनता है उसी को हम लोग विलयन कहते हैं। तो चाहे इस परिभाषा को लिखो, चाहे
ठीक है, आपको पता है कि चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो, पदार्थ की तीन ही तो भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो विलेय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। उसी प्रकार से विलायक भी ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। तो पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं और उन तीन भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलेय और विलायक कुल मिलाने पर कुल 9 प्रकार का विलयन बनता है। कितने प्रकार का विलयन बनता है? 9 प्रकार। पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, आपसे पूछा है तो क्या बताएंगे? 9 प्रकार का विलयन होता है। कैसे? एक बार आप क्या करो कि विलायक जो है वो ठोस मान लो, ठीक है, विलायक ठोस मान लो, क्योंकि मैंने कहा कि विलायक ठोस भी हो सकता है, द्रव भी, गैस भी। ठीक उसी तरह से विलेय भी ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं का हो सकता है। तो एक बार क्या करो कि विलायक को ठोस मान लो और उसमें विलेय एक बार ठोस डालो, एक बार द्रव विलेय डालो, एक बार गैस विलेय डालो, तो 3 प्रकार का सॉल्यूशन बना। अब फिर विलायक को द्रव मान लो, फिर उसमें विलेय ठोस डालो, उसमें विलेय द्रव डालो, उसमें विलेय गैस डालो, तो 6 प्रकार का हो गया। और अब विलायक को गैस मान लो और फिर उसमें विलेय ठोस डालो, उसमें द्रव विलेय डालो और उसमें गैसीय विलेय डालो, तो इस प्रकार से कुल 9 प्रकार के विलयन बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इनके बारे में बहुत आपको चीजें जानने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में आपसे सिर्फ ये जो उदाहरण है ये आपके लिए महत्वपूर्ण, आपका जो स्टैंडर्ड है 9वीं का, उसमें ये सिर्फ उदाहरण आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उदाहरण और इस पे आधारित ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। इनके बारे में डिटेल से आपको आगे की क्लासों में पढ़ना होगा। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे क्या होता है और इस पे किस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला विलयन का प्रकार, ठोस ठोस। विलयन का नाम क्या होगा? ठोस ठोस, अर्थात जो विलेय होगा वो भी ठोस होगा और जो विलायक होगा वो भी ठोस होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विलेय भी ठोस है, विलायक भी ठोस, यानी ठोस में ठोस का विलयन। कैसा विलयन? ठोस में ठोस का विलयन। आप कहेंगे ठोस में ठोस कैसे मिलाएंगे? एक्चुअल में बच्चों मिलाने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन पदार्थ वो सामान्य अवस्था में ठोस में ही रहना चाहिए। जैसे इसमें उदाहरण में तो लिखा हुआ है सभी मिश्र धातु में। और बताओ धातु किस अवस्था में होती है? हम लोगों ने पीछे पढ़ा है धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। तो दो धातुओं को आपस में मिलाना हो तो ऐसे तो हम लोग मिला नहीं सकते, क्योंकि हमको याद रखिए विलयन की बात कर रहे हैं, समांगी मिश्रण होना चाहिए। दो धातुओं का ऐसे आपस में मिला देंगे आराम से दिखेगा ये दो धातु हैं, वो विषमांगी मिश्रण, वो भी मिश्रण बनेगा लेकिन विषमांगी मिश्रण होगा। तो उसको हमको समांगी बनाना है कि दोनों मिलने के बाद एक हो जाए। तो तरीका क्या होगा कि दोनों को गर्म कर देंगे, गर्म करके पिघला देंगे और फिर उसके बाद दोनों को मिला देंगे, फिर ठंडा होगा, फिर वो ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो भले ही उनको पिघला के मिलाया गया है, लेकिन वो ठोस में ठोस को ही मिलाया गया है। और इसका उदाहरण है कोई किसी धातु ले लेते जैसे पीतल। पीतल बच्चों तांबा और जिंक को जस्ता भी बोला जाता है। तो तांबा और जस्ता को आपस में मिलाते हैं पिघला के, तो जाके पीतल का निर्माण होता है। और पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक है। तो पीतल तो देखने में हमको ठोस है, हमको घर में जो हम लोगों के पीले बर्तन होते हैं, ठीक है, उसको पीतल का बर्तन कहा जाता है। तो वो जो देखने में तो ठोस होता है, लेकिन एक्चुअल में उसको पिघला के दो धातुओं को पिघला के उसको बनाया गया है। इसी प्रकार से कांसा भी है, वो भी तांबे का जो मिश्र धातु है। तो कहने का मतलब कि ठोस में विलेय भी ठोस था, जैसे इसमें तांबा अधिक मात्रा में लेते हैं तो तांबा यहाँ पे विलायक हो जाएगा जो कि ठोस होता है, जबकि जिंक तांबा 80% लेते हैं और जिंक लेते हैं 20%। तो जिंक वहां पे कम है तो जिंक जो होगा वो विलेय हो जाएगा। उसको किसमें विलेय कराया गया, किसमें घोला गया? तांबा में घोला गया। तो तांबा अधिक मात्रा में लेकर उसको पिघला के उसमें जिंक भी डाल देते हैं और पीतल का निर्माण हो जाता है। तो देखा जाए तो ठोस में ठोस का जो है क्या बन गया? विलयन बन गया। तो परीक्षा में पूछता है कि पीतल क्या है, निम्न में से पीतल क्या है, या देगा कि निम्नलिखित में से विलयन कौन है, तो उसमें पीतल ऑप्शन के रूप में दिया रहेगा और कुछ इस तरीके से धातुओं का नाम दिया रहेगा। तो बच्चे समझते हैं यार ये तो धातुएं दे रखा है, जबकि विलयन का मतलब कि कुछ शरबत की तरह होना चाहिए। तो
प्रश्न गलत कर देते हैं। इसलिए मैं कहा इन उदाहरणों को अब याद कर जाइए कि जो मिश्र धातुएं होती है जैसे पीतल और कांसा, ये विलयन के उदाहरण है, क्योंकि तांबा और जिंक आपस में मिलने के बाद अलग अलग दिखाई नहीं देता है, पीला रूप हो जाता है उसका, एक अलग ही समांगी मिश्रण बन जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है विलय, हमको लेना है ठोस और विलायक लेना है हमको द्रव। ठीक है, क्या लेना है? द्रव लेना है। तो जैसे ये सबसे अच्छा उदाहरण है, इसी विलयन को मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते भी हैं। ठीक है, जब भी विलयन की बात आती है हमारे दिमाग में यही आता है कि पानी लेना है और उसमें कोई चीज घोल लेना है। तो पानी आपका विलायक जो है द्रव हो गया, और जो चीनी है वो क्या हो गया? ठोस हो गया। समझ में बात आ रही है? जैसे चीनी नमक आदि का जल में विलयन किस प्रकार का विलयन है? ठोस द्रव विलयन है, अर्थात ठोस को द्रव में डाला गया, चीनी ठोस है और पानी जो है वो द्रव है। इसके बाद ठोस गैस विलयन, इसमें ठोस विलय लेंगे और विलायक क्या लेंगे? गैस लेंगे। ठीक है, और इसका उदाहरण है आयोडीन कपूर। आयोडीन और कपूर जो होता है वो ठोस होता है, जब उसको जलाते हैं उसका ऊर्ध्वपातन होता है तो वो जाके गैस में मिल जाता है, हवा में मिल जाता है। तो इसलिए वहां पे कपूर ठोस है और हवा में गैस में मिल गया, उसका ऊर्ध्वपातन हो गया। आपको पता है ना कि कपूर आयोडीन ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार जो मिश्रण बना, जो समांगी मिश्रण बना, उसको हम लोग विलयन कहेंगे। और वो विलयन कैसा विलयन होगा? ठोस का गैस में विलयन होगा। ठीक है, इसके बाद द्रव ठोस विलयन, इसमें विलय अब लेंगे द्रव और जो है विलायक लेंगे ठोस। और इसका उदाहरण है जिंक अमलगम। जिंक बच्चों पारा धातु के साथ, पारा द्रव के रूप में पाया जाने वाला एक धातु है, और जब उसमें किसी धातु को डालते हैं तो उसको मिश्रण को हम लोग एमेलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमेलगम बोला जाता है। तो आप बताइए कि विलय हमने क्या लिया है? द्रव, और जिंक यहाँ पे क्या हमने लिया है? ठोस। तो जिंक अधिक मात्रा में लेंगे और उसमें थोड़ा सा पारा डालेंगे तो एमेलगम बन जाएगा। बात समझ आ गई? तो इसको हम लोग बोलेंगे द्रव का ठोस में मिश्रण। इसके बाद अगला है द्रव का द्रव में, अर्थात यहाँ पे विलायक भी द्रव होगा और विलय भी द्रव होगा। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण जो होता है विलयन होता है। इसके बाद इसी का नंबर है, इसमें आप देखो जल में कोई पानी की तरह ही कोई दूसरा पदार्थ घोल दो, जैसे जल में अल्कोहल, ठीक है, या बेंजीन को टालवीन में घोल दो। तो इस प्रकार के द्रव में द्रव को जब घोलते हैं तो उस विलयन को हम लोग द्रव में द्रव का विलयन कहते हैं। इसके बाद है अगला द्रव में गैस में द्रव का, तो गैस लेंगे विलायक के रूप में और विलय के रूप में कोई द्रव लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है वायु में जलवाष्प। वायु एक गैस है, वायु एक गैस है, तो उस गैस में क्या, पोखरे का जब पानी सूख के ऊपर जाता है, कपड़े जो हम लोग गीले कपड़े होते हैं सुखाते हैं छत पे, उसमें का जो पानी है वो वाष्पन आपको पीछे पढ़ाया गया है। तो वाष्पन के बाद जो जल वायु में जाकर मिलता है बच्चों, वो जल जो होता है वो द्रव के रूप में होता है, और जो गैस होती है, जो हवा होती है, उसमें जाकर मिल जाता है। तो वायु में जो नमी होती है, जो जलवाष्प होती है, वो इसी प्रकार का मिश्रण बनाती है। गैस में द्रव का मिश्रण होता है। इसके बाद एरोसॉल, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी इसके बाद जब कोलाइडी विलयन पढ़ेंगे तो वहां पर मैं इसके बारे में और आपको बताऊंगा। इसके बाद ठोस, ठोस में गैस का विलयन, यहाँ पे विलय जो है आपको गैस लेना है और विलायक जो है वो ठोस लेना है। चारकोल का नाम सुने होंगे, कोयले को आप ऐसे समझिए कि कोयले को ही चारकोल बोलते हैं। जंतु चारकोल हड्डी वगैरह से बनाया जाता है, या पादप चारकोल भी होता है। तो चारकोल का मतलब कोयला, कोयले का चूर्ण समझ लो। और उसके द्वारा अवशोषित गैस, जो खदानों में मजदूर काम करते हैं बच्चों, वो एक मास्क लगाते हैं और उस मास्क में यही चारकोल वगैरह का पाउडर भरा होता है। और जो खदान से नीचे, जमीन के नीचे, ठीक है, जो जहरीली गैसें निकलती हैं, उनको वो जो मास्क होता है जिसमें चारकोल भरा होता है वो अवशोषित कर लेता है। तो वहां पे चारकोल क्या है? ठोस है। कोयला ठोस ही तो होता है, और वो गैसों को अपने अंदर सोख रहा है। तो सोखने के बाद वो गैस और चारकोल अलग अलग थोड़ी ना दिखाई देता है, समांगी मिश्रण बन जाता है वो एक तरीके का। तो इसलिए ये जो उदाहरण है वो ठोस में गैस का उदाहरण है।
इसके बाद है गैस। विलेय को किस में डालना है? द्रव में। विलेय जो गैस है उसको किसी द्रव में डालना है। और कोल्ड ड्रिंक आप पीते होंगे, कोल्ड ड्रिंक एक द्रव होता है और जब उसका ढक्कन खोलते हैं उसमें देखिए गैस निकलती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस होती है। तो जो गैस यानी पानी में जो हवा होता है बच्चों, ठीक है, वो इस प्रकार का मिश्रण बनाता है। कैसे? द्रव में गैस का मिश्रण, यानी द्रव में पानी घुला हुआ है, सॉरी द्रव में गैस घुली हुई है और गैस बुलबुले के रूप में उसमें से बाहर निकलती है। और लास्ट है गैस में गैस का, यानी विलायक भी गैस हो और विलेय भी गैस हो। तो कोई भी दो गैस आपस में मिला दो, दो गैसों का मिश्रण, जैसे हवा और धुआं इस तरीके से आपस में मिल जाए, दोनों गैस हैं, तो वो जो मिश्रण होगा बच्चों वो गैस में गैस का मिश्रण होगा। यहाँ तक कि जो हवा है वो खुद विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। हवा में मालूम है आपको नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन, 0.03% उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हवा खुद एक गैसों का मिश्रण है। और कैसा है? समांगी है। हवा में गैसें हमको अलग अलग दिखाई नहीं देती हैं। मैंने मिश्रण वाले में इस वायु को उदाहरण के रूप में भी आपको लिखवाया था। और या जो विभिन्न गैसों का मिश्रण है वो भी गैस में गैस का मिश्रण है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि विलेय और विलायक पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार का होता है और इनके उदाहरण आपको मुख्य रूप से याद करने हैं। मैंने ये भी बताया कि कैसे इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इनसे संबंधित जो भी चीजें थी वो आपको बताई गई। एक चीज और इधर जो टिक किए हैं, इसमें जो तीसरा नंबर है, चौथा नंबर और छठा नंबर का जो विलयन का प्रकार है बच्चों, एक्चुअल में देखा जाए तो ये कोलाइडी विलयन बनाते हैं। कोलाइडी विलयन एक प्रकार का विलयन होता है जो सत्य विलयन, हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से बात कर रहे हैं सत्य विलयन की। सत्य विलयन वह विलयन होता है जिसमें मौजूद विलेय और विलायक के कण बहुत छोटे होते हैं, 10⁻⁸ सेंटीमीटर के आसपास इनकी रेंज होती है। इसलिए इनको न तो खुली आंखों से देख सकते हैं और ना ही इनको हाई क्या कहते हैं उच्च आवर्धन क्षमता वाले इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होती है उससे भी इसको नहीं देख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसे विलयन को सत्य विलयन कहते हैं। और उससे थोड़े से बड़े उसके कण हो जिनको कि उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से कणों को देखा जा सके, उनको हम लोग कोलाइडी विलयन कहते हैं, जो आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और एक और होता है निलंबन, जिसमें मौजूद कणों को हम आसानी से, विलेय के कणों की साइज बहुत बड़ी होती है, उनको हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे पानी में बालू घोल के और उसको जोर से ऐसे हिला के रख दिया जाए तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि बालू कण उस गिलास के पेंदे में बैठे हुए जो हमको खुली आंखों से भी दिखाई देते हैं, उनको हम लोग निलंबन बोलते हैं। तो कोलायड और निलंबन, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे बात करें सत्य विलयन की, तो इसमें जो तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर के प्रकार के जो विलयन होते हैं वो कोलाइडी विलयन की श्रेणी में आते हैं। समझ में बात आ गई? तो खैर उसको आपको बहुत विस्तार से उनके बारे में नहीं जानना है। ये जितनी चीजें बता दी गई वो आपके लिए काफी है, ठीक है। तो विलयन क्या होता है बताया गया। घटक कणों के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलयन का जो नेचर होता है वो विलायक के नेचर पर निर्भर करता है। इसके अलावा विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर बताया कि विलयन 9 प्रकार का होता है, ठीक है। विलायक की भौतिक अवस्था यहाँ पे है, विलेय की भौतिक अवस्था यहाँ पे है और विलयन का प्रकार यहाँ पे है, ठीक है। और इनके उदाहरण बताए, उदाहरणों को जरूर याद कर लीजिएगा, बोर्ड के एग्जाम में भी जरूरत पड़ती है और आप आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहां भी इनकी जरूरत